इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन किया और कहा है कि ब्रिटेन को अब अपनी सुरक्षा परिषद की सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रहा। It's very interesting because you proposed that the UK should actually give up its place on the UN Security Council for India. Why did you say that, and what was the reasoning behind? And today is just absolutely no question that India is the 3rd most powerful country in the world after United States and China. And Great Britain is no longer great. No. यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो खबर ये है, और इसके बहुत से एंगल्स हैं, उसके पर जरा बात की लेते हैं। आपके पास ना कोई कुछ करने की ताकत है, ना कैपेसिटी है और ना विलिंगनेस है, यानी आप ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। आपकी स्टेट भी कमजोर है, आपकी इकोनॉमी भी बुरी हालत में है, तो अगर इंडिया अब इन्वॉल्व है तो वो फिर टिट फॉर टैट ही होगा ना। अब सवाल बाकी ये रह गया कि आप बाकी मुल्कों की तरह कहेंगे ठीक है जी इंडिया एक रीजनल पावर है और हम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट पावर उसकी सुप्रीमेसी जो है उसको तस्लीम करते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के, और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है। अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है, और साथ में एक और चीज़ भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी, और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी। तो उन्होंने जो है ये बात की है, वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सिंध प्रोविंस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहाँ पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहाँ पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंग ज़दा है। जंग ज़दा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है।
तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्रीज को जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd बड़ी पावर है, 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है। और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। मैं समझता हूं कि मोदी साहब एक लीडरशिप जिन्होंने ना सिर्फ भारत को स्ट्रांग किया, भारत की इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, उनकी एक रीजनल पावर बनी। मैं समझता हूं इंटरनेशनल लेवल पर अब जिस तरह अगर देखा जा सके, जितने दौरे मोदी साहब ने किए हैं आज तक किसी माजी में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने दौरे नहीं किए। और उन दौरों के अंदर खासकर ना सिर्फ उन्होंने भारत के करेंसी प्रमोट की, उनका अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया, अपने डायस्पोरा को प्रमोट किया, जहां गए मोदी जी ने भारतीय स्टूडेंट्स को प्रमोट किया। तो मैं समझता हूं, और भारत के अंदर जो है खासकर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मूवमेंट्स, और जिस तरीके से उन्होंने भारत को प्रमोट किया है, नेशनलिज्म, जिस तरह मैं कहता हूं हमेशा, नेशंस कैन नॉट ग्रो विदाउट नेशनलिज्म, तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा मैं समझता हूं मोदी साहब को जाता है। इस वक्त मोदी साहब ने जिस तरीके से अगर देखा जाए, आई वाज इन इंडिया मंथ अगो, मैंने देखा कि यूपी के अंदर अगर देखा जाए तो 5 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कंट्री तरक्की करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है। हाईवेज बन रही हैं, पोर्ट्स बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मिडिल क्लास ग्रो करने की एपेटाइट रखती है। तो ये सारा क्रेडिट अगर देखा जाए तो मोदी साहब और उनकी टीम को जाता है, डॉक्टर जयशंकर साहब को जाता है, उनकी स्ट्रॉन्ग टीम। और मैं समझता हूं ये लीडरशिप की एक ये भी एबिलिटी होती है कि दे नो हाउ टू क्रिएट अ टीम, हाउ टू मैनेज अ टीम। तो मैं ये इसमें मोदी साहब इज नॉट ओनली गुड फॉर इंडिया, मोदी साहब इज गुड फॉर द एंटायर रीजन, मोदी साहब इज गुड फॉर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 3-4 साल से एक ट्रेंड चल रहा है, हर बड़े जलसे के अंदर भारत की इधर फॉरेन पॉलिसी को का जिक्र किया जाता है, भारत की इकोनॉमी का जिक्र किया जाता है। तो बल्कि आपने देखा होगा कई दफा कहते हैं कि हमें वी नीड मोदी एज वेल। मकसद यही होता है कि मोदी साहब का नेशनलिस्ट होना, इस तरह का लीडर होना, ग्रास रूट से लेके जो कौम को लीड करे, खासकर मुश्किल वक्त में। इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा? ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं, यूएस भी है वहां पर, जो है जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना भी है, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 इयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए ना। कोई वहां पे रेजोल्यूशन आती है, उसमें आपने येस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज वो यूज नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीजन है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा करे और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज नहीं किया, तो ये सॉलिड रीजन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।